हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे इस बच्चे में तो दिव्य शक्तियां हैं, भगवान का आशीर्वाद है इस पर। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम 21वीं सदी में हैं, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास की चादर को छोड़ना ही नहीं चाहते। काला जादू, पैसा पाने की लालच और दूसरों की जिंदगी खराब करने की सोच उन्हें ऐसे लोगों के पास ले जाती है जो काले जादू के नाम पर स्कैम चला रहे होते हैं, और ऐसे शातिर लोग इन लोगों का फायदा उठाते हैं। उन्हें ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जहां से निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे कामों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी किसी बच्ची को देवी बता दिया जाता है, तो किसी बच्चे को ज्ञानी पंडित या किसी का अवतार बता दिया जाता है। महाराष्ट्र के सातारा के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। साहब, मेरी बेटी गायत्री कल शाम से घर नहीं आई साहब। आप प्लीज बैठिए बैठिए, बताइए। 28 साल की है, मेरे बाजू के एमजे स्कूल में पढ़ाती है साहब। उसके माँ के जाने के बाद वही एक मेरा जीने का सहारा है साहब। गायत्री इन दिनों परेशान थी क्या? मतलब कोई अफेयर वगैरह? नहीं साहब, वो सब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है साहब। वो बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता है साहब। हो सकता है किसी दोस्त या सहेली के पास गई हो। नहीं साहब, उसे कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब वो घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर आती है, इसके अलावा कहीं जाती भी नहीं है वो। और कल भी मैंने पूछा कि स्कूल से वो ठीक 4 बजे निकली थी। ठीक है, आप गायत्री की फोटो और सारी डिटेल्स तृप्ति के पास दे दीजिए। चलिए। जी सर। ऐसा माना जाता है कि सोनू को दिव्य शक्ति प्राप्त है। आप सफेद कपड़े में जिस शख्स को देख रहे हैं वो सोनू के पिता महेश है। इनका कहना है कि इनका बेटा हर तरीके की परेशानियों और तकलीफों को दूर कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोनू इस टाइम उबलते हुए पानी में बैठा हुआ है। अरे वाह, सोनू के पास दिव्य शक्तियां हैं। तेरा पति और तेरा बेटा तो दोनों फेमस हो गए। अरे ये तो मेरी दोस्त राधा का जेठ महेश और उसका बेटा सोनू है। अरे हाँ, ये तो वही लोफर महेश है, और इसके बेटे के पास दैवी शक्ति है। कुछ भी कहते हैं लोग। कुछ भी क्या, कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें, वरना सोनू बिना चले उबलते हुए पानी में कैसे बैठ सकता है? अगर बक बक, ऐसे कोई उबलते पानी में कैसे बैठ सकता है? होगा ये। तू महेश को जानती है ना, उसका ही नया नाटक होगा ये। अरे नहीं नहीं, आप न्यूज वाले ऐसे ही थोड़े ना कुछ भी दिखाते हैं। आप भी बस मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? एक मिनट। हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब? तुम फिर से पापा बनने वाले हो। हाँ सच? थैंक यू। आई, हम सबके लिए खुशखबरी है। इस बार लिंग परीक्षा कर लेना, दोबारा लड़की नहीं होनी चाहिए। भाई, जो भी भगवान हमें देगा हम खुशी खुशी ले लेंगे, पर मैं ये लिंग परीक्षा नहीं करवाने वाला। दैट्स इट। अब क्या तोड़ दिया? तू कहीं चली क्यों नहीं जाती है? हाँ, इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वही कहीं चली जाओ तुम। एक तो प्रकाश की इनकम से वैसे ही घर चलाना मुश्किल है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी ना, वो तुम्हारे पति के कर्जे में खत्म हो गई है। अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान।
ले खा। क्या हुआ, नहीं खाना है? फेंक दूं? ठीक है, फेंक देता हूं। अरे ये आराम से खा, आराम से, सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। देख, इसके आगे जो मैं तुझसे करवाने वाला हूं ना, उसके लिए तू मुझे कमजोर, भूखा और अधमरा दिखना चाहिए, याद रख। सोनू, 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 काय झालं तुला? मुझे तुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है। तू चल यहाँ से मेरे साथ। देखो नंदिनी, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगी, सोनू मेरे साथ जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कैसे नहीं जाएगा? मैं लेके जाऊंगी उसको, तू चल मेरे साथ। आई तो जा, मैं बाबा के साथ रह लूंगा। तू बेड़ा डाला इसका? तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? तू घर पे रहे इंसानों की तरह, ये इंसान तुझे बर्बाद कर देगा। तू चल मेरे साथ। आई मैं कहीं नहीं आने वाला, तू जा। सोनू, ऐकलं ना? निघ, निघ। सर, मैंने गायत्री पाटिल के स्कूल के वॉचमैन से बात की है। उसका कहना है कि गायत्री 6 दिन पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास स्कूल से चली गई थी। उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था सर। इनफैक्ट स्कूल में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन सर वो वहाँ से कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं है। शिरके, ऐसी सूरत में एक ही एंगल हो सकता है, वन साइडेड लव अफेयर या जेलस बॉयफ्रेंड। सर ये एंगल भी मैंने चेक किया है। स्कूल में गायत्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इनफैक्ट उसके पड़ोसियों ने कभी गायत्री को किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं। कोई लड़का उसके पीछे पड़ा था, ये सब बात भी सामने नहीं आई है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है तो क्यों? या फिर कोई उसे जबरदस्ती ले गया है? सर, शहर के बाहर जंगल में एक लाश मिली है। बॉडी निकालो। आसपास चेक करो। सर, लगता है गला दबा के मारा गया है। सर, लगता है ये तो गायत्री पाटिल है। सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिला। सर, एक क्रैश किया हुआ जूस का पैकेट मिला, उसको फॉरेंसिक में भेज दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नारायण पाटिल को इन्फॉर्म करो और उसका डीएनए सैंपल ले लो। ठीक है सर। आपने शायद इन्हें पहले भी कहीं देखा होगा, पर ये अब आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है दर्शन के लिए। इस बच्चे ने हफ्तों से कुछ खाया नहीं है, फिर भी ये जिंदा है। कैसे? क्योंकि ये पेड़ इसकी रक्षा कर रहा है, अपनी शक्ति इस बच्चे को दे रहा है। अब ये भी इस प्रकृति का एक हिस्सा बन गया है। आइए 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 और इनकी दिव्य शक्ति को नमन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनके पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लीजिए, नमन कीजिए इनको। आइए 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 आइए, आगे बढ़िए, आइए आप सब लोग आइए। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? बकवास है ये सब, बंद कीजिए इसे। मुझे देखना है। तो भगवान पे विश्वास करती है ना, तो चमत्कार पे भी होना चाहिए। पर माँ जी, इसमें चमत्कार वाली कौन सी बात है? आप ही मुझे बताइए। अरे ये लड़का उबलते हुए पानी में बैठा था, लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? माँ जी, मुझे आपसे और बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? डॉक्टर के पास। आप मेरे साथ चल रहे हैं या फिर नहीं? हाँ चल रहा हूँ ना। आई मैं आता हूँ डॉक्टर के जाके। हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे, बाबा सब पर कृपा करेंगे। आइए, आपका भी काम बन जाएगा। आइए। लोग नहीं आ रहे, क्यों पता है? क्योंकि अब तो उन्हें भूखा और कमजोर नहीं दिखता। बोला था कम खा, आराम से खाते जाओ। तो सुनता ही नहीं, तेरा मुंह जो है दिन भर चलते रहता है। ये जो किया है ना, ये सब फोकट चला गया। अब लटका रहे यहीं पे, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुझे। सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि गायत्री नारायण की बेटी है।
और सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दिन गायत्री गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। इसमें लिखा है कि गायत्री के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस थे। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जूस के पैकेट में अफीम के ट्रेसेस मिले हैं और गायत्री के गर्दन पे फैब्रिक के स्ट्रैंड्स मिले हैं, जिससे शायद उसका गला दबा के उसे मारा गया होगा। इसका मतलब है कि उसको जूस में अफीम मिला के पिलाई गई ताकि वो नशे की हालत में अपना बचाव न कर पाए और बाद में उसे गला दबा के मार दिया। गायत्री जैसी सीधी सादी स्कूल टीचर को कोई ऐसे क्यों मारेगा? क्या रे, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी किए ना तूने मेरे पैसे? आप क्या पैसे चोरी करेगा तू? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे भूख लग रही थी और आप तो मुझे खाना देते नहीं है, इसलिए मैं जंगल में गया था कोई फल ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे वहाँ पर ना एक पर्स मिला जिसमें पैसे थे। उसी पर्स में से मैंने पैसे निकाले हैं बाबा। झूठ बोल रहा है तू। कहता है जंगल में खजाना है, जैसे तुझ्या बापा ने ठेवला है। आई शपथ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाबा सुनिए ना, चाहिए तो वो जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ और वो पर्स भी वही कहीं पड़ा होगा बाबा। बाबा सुनिए ना, इस जंगल में जादू है। प्रकृति ने मुझे गिफ्ट दिया है बाबा, चमत्कार हुआ है। देख, अगर तू सच कह रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है। वो जगह दिखा मुझे, हम लाखों कमा सकते हैं। जादुई जंगल? हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक तू मेरा दोस्त है, इसीलिए सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। उस जंगल में कुबेर का खजाना है। वहां की जमीन में अगर तू पैसे गाड़ेगा ना तो 1 से 2 दिन में तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। डबल। तू जा यहाँ से बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जा यहाँ से प्लीज। महेश बाबू, हाँ वही, क्या झालं? इनको आप पर भरोसा नहीं होगा लेकिन मुझे है। आप और सोनू मिलकर जो चमत्कार कर रहे हो भाऊ, वो कमाल है। धन्यवाद वहीनी। भाऊ, आप मेरे पैसे डबल कर दोगे? अरे वहीनी, आप डबल की क्या बात कर रही है? मैं तो आपके पैसे ट्रिपल कर दूंगा। सच्ची? हाँ। वहीनी, जरा रुको ना। अगर सच में कोई जादू वादू है ना तो अपनी बाइक को नंदिनी को घर से गायब कर दे, समझा? सुनो वहीनी, रुको ना, जरा रुको ना। मुझे सिर्फ एक मौका दो ये साबित करने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ। देखो, आप जरा सोचो, मैं आपको कुबेर का खजाना दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मतलब आपने ये जो कान की बाली पहनी है ये कुछ दिनों में दुगनी हो जाएंगी। फिर आपने जो चेन पहनी है ये दुगनी हो जाएंगी। जरा सोचो, फिर और कुछ दिनों बाद और डबल और डबल। ये क्या हुआ इसे? चिंता मत करो, वो ठीक है। उस पर जंगल की आत्माएं हैं। अब वो आत्मा ही हमें बताएगी कि खजाना कहाँ है। ये लीजिए। ये सब मेरे लिए है? ये जंगल आप पे बड़ा खुश है, इसीलिए आपको इतना दिया। अब तो यकीन है ना आपको? हाँ। मैं ना 3 लाख रुपया दूंगी आपको। डबल होने में कितना समय लग जाएगा? 3 लाख का 6 होने में 4 दिन जाएंगे और फिर उसका 9 लाख होने के लिए और 3 दिन जाएंगे बस। ठीक है, मैं ना कल 3 लाख लेकर आऊंगी। आप 1 हफ्ते के बाद मुझे 9 लाख दे देना, ठीक है? हाँ। ठीक है। वही नहीं, अब इस जंगल ने आपको इतना कुछ दिया है तो मुझे और सोनू को कुछ बख्शिश तो दीजिए। अब हाँ, आई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह मिलता हूँ। संभाल के जाना। हाँ, ख्याल रखना।
प्रीति, माँ जी, क्या हो रहा है? मुझे नींद सी आ रही है। आज रात को आपकी बीवी गायब है? हाँ सर, कल शाम से गायब है। सर मेरी बीवी तो कल शाम को 5 बजे गई है, उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। कुछ चिट्ठी नोट कुछ छोड़ के गई है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन घर से जेवर गायब है। सर इनके तो जेवर गायब है, मेरे जेवर और पैसे दोनों गायब है सर। प्रकाश, आप साहब, कल शाम से मेरी बीवी सुप्रिया घर से गायब है। आपकी भी? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ साहब, हम साथ में रहते प्रभात कॉलोनी में। हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। ये विशाल है ना, मेरा छोटा भाई महेश का अच्छा दोस्त है। साहब इनकी बीवी राधा और मेरी बीवी शिल्पी ये कॉलेज के टाइम से दोस्त है। आपके घर से भी जेवर कैश वगैरह गायब है? जेवर तो नहीं, लेकिन मेरे बीबी का मायका है बाजू के गांव में, तो उसने उसके बाबा से 2 लाख रुपए लेके आया और बाद में उसका फोन भी नहीं लग रहा, और इसलिए आप एक काम कीजिए, आप सारी डिटेल्स तृप्ति को दे दीजिए। चलिए। शिरके, एक ही कॉलोनी से 3 औरतें गायब हैं, वो भी ज्वेलरी और कैश लेके गायब है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। तीनों औरतों की सीढ़ियां निकलवाओ। ठीक है सर। सब मिसिंग औरतों के बारे में बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। इनके मिसिंग औरतों के हस्बैंड्स के मुताबिक राधा और शिल्पी इस हद तक बेस्ट फ्रेंड्स थे कि वो हर काम एक साथ करते थे। किटी पार्टीज, मूवीज, मंदिर, सब कुछ। उन दोनों को अलग करना आसान नहीं था सर, और दोनों साथ ही में घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया था। दोनों साथ थे? हाँ सर, एक शॉपकीपर ने दोनों को ऑटो में साथ में जाते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर। फुटेज मिलते ही ऑटो वाले को ट्रेस करो। और सुप्रिया? सर सुप्रिया हाउसवाइफ थी। सुप्रिया और विशाल दोनों के पेरेंट्स गांव में रहते थे, इसलिए दोनों यहाँ पे अकेले रहते थे। विशाल की जॉब चली गई थी, इसलिए दोनों को पैसों की काफी तंगी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी तनाव हो जाता था, लेकिन उसके अलावा दोनों के बीच में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। राधा और शिल्पी दोनों कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं, घंटों एक दूसरे के साथ बिताते हैं, कोई काम एक दूसरे के बगैर नहीं करते। दोनों एक टाइम पर घर से निकली तो दोनों के फोन बंद हो गए। ये लेस्बियन वाला एंगल तो नहीं है? मतलब राधा और शिल्पी ने मौका पाया और घर से सारे कैश और जेवर वगैरह लेके निकल गए। लेकिन सर सुप्रिया का क्या? अभी जैसा तृप्ति बता रही है, सुप्रिया की जो घर की कंडीशन है वो ठीक नहीं है। हो सकता है उसने कोई अफेयर वगैरह कर लिया हो और अपने फादर से 2 लाख रुपया लेके एक अच्छी जिंदगी की लालच में अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सर, प्रकाश का भाई महेश जो विशाल का दोस्त है, महेश प्रभात कॉलोनी में जाके लोगों से उधार पैसे लेता था और वापस नहीं करता था, जिसके वजह से परिवार वालों को पैसे चुकाने पड़ते थे। इसलिए महेश से वो परेशान थे। महेश को लेके घर पे बहुत झगड़े होने लगे थे। महेश ने अपने 12 साल का लड़का सोनू उसके साथ घर छोड़ दिया था। उसके बाद नंदिनी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वहीनी, कहीं चली जाओ तुम, अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान। शिरके, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि राधा, शिल्पी और सुप्रिया इन तीनों औरतों को कैश और जेवर लूटने के लिए किसी ने एक स्कैम का हिस्सा बनाया हो। लेकिन सर कैसा स्कैम? वही तो हमें पता लगाना। सारे ज्वेलरी स्टोर्स चेक करो। ये राधा और शिल्पी जो जेवर लेके भागे हैं उनमें से कोई वहाँ बिकने के लिए आया है क्या? और बोई फैमिली से मिलते हैं। पहले महेश और सोनू और अब राधा गायब है। कहीं सबके पीछे नंदिनी का तो हाथ नहीं।
प्रीति, प्रीति, यार एक कड़क चाय बना दे यार, मैं थक गया हूँ। पापा पापा, आए मेरा बच्चा। आई कल से घर नहीं आई है। क्या बोल रही है बेटा? आई ये क्या बोल रही है नाव्या कि प्रीति कल से घर नहीं आई? हाँ, उसे फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। आई कल मैंने उसे डॉक्टर के पास छोड़ा था, उसके बाद कहाँ गई होगी? सर, मेरी सास हर बात के लिए मुझे दोष देती है। मेरा पति तो किसी काम का नहीं था और वो मेरे बेटे को भी अपने साथ लेके गया और अब ये मुझे इस घर से निकाल लेना चाहती है। मेरे महेश को बेकार बोलने वाली तू होती कौन है? तुझे पता भी है मेरे महेश ने कितने लोगों की मदद की है? सोनू और महेश को सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे नहीं कोई उबलते पानी में बैठता है। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है लड़के का, वो आपका पोता है? हो साहब, सर आपने वो वीडियो देखा ना, तो आपको पता चल गया होगा कैसे महेश मेरे बेटे का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इनको इस बात पे गर्व है। चुप हो जा। एक मिनट, आप दोनों चुप रहिए। जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। महेश आखिरी बार घर कब आया? महेश घर वापस आया ही नहीं। उसने एक बार भी फोन नहीं किया। सर, लेकिन मैं गई थी उन दोनों से मिलने जंगल में। देखो नंदिनी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगी, सोनू मेरे साथ जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कैसे नहीं जाएगा? मैं लेके जाऊंगी उसको। तू चल मेरे साथ। आई तो जा, मैं बाबा के साथ रह लूंगी। सर, महेश ने मेरे बेटे के ऊपर जादू टोना किया है। साहब बघितलं, पहले बोल रही थी कि लोगों को महेश बेवकूफ बना रहा है, आप बोल रहे जादू टोना करता है। साहिब, सच तो ये है मेरे महेश और सोनू को ना सिद्धि प्राप्त हुई है। सिर्फ मुझे पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए, खास करके मोहन और सोनू की। ठीक है सर। सर 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 जनता जानना चाहती है कि मिसिंग औरतों के केस में अब तक आपने क्या किया है। गायत्री पाटिल की मर्डर मिस्ट्री भी आपने अभी तक सॉल्व नहीं की है। क्या कोई सीरियल किलर है जो खुले आम घूम रहा है और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है? अगर पुलिस के नाक के नीचे ऐसे ही क्राइम होते रहेंगे तो क्या इस शहर में औरतें सेफ हैं? मेरी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि खबरों को सेंसेशनलाइज करके और कंक्लूजन पे पहुंचाने की बजाय थोड़ा सा टाइम दीजिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। बट सर आप सर एक्सक्यूज मी सर सर मेरी बीवी, सर वो पेट से थी सर। सर कल रात से वो घर लौटी नहीं सर। सर मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए सर। प्रीति को मैंने क्लिनिक छोड़ा था सर, उसका चेकअप था। उसके बाद मैं अपनी नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस चला गया था सर। क्लिनिक वालों ने बताया कि प्रीति चेकअप करवाने के बाद चली गई थी, लेकिन प्रीति कल को घर ही नहीं लौटी है सर। सर एक्चुअली मेरे काम पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है सर। जब मैं आज सुबह घर पहुंचा तब मुझे पता चला। आप बाकी सारी डिटेल्स तुप्ते को दे दीजिए। जी सर। ये पांचवी औरत मिसिंग है शिरके। 24 घंटे के अंदर मुझे ये प्रीति चाहिए सर। क्या शिल्पी के जेवर राधा ने बेचे थे? हाँ सर, पक्की खबर है। बल्कि राधा ने अपने खुद के जेवर भी वहाँ बेचे थे, जिसके बदले में उसे 3 लाख रुपए मिले थे। मतलब शिल्पी और राधा एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने साथ में जेवर बेचे और भाग गए। लेकिन सुप्रिया का क्या? सर, मार्केट का सीसीटीवी फुटेज। सर, ऑटो के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। गुड। महेश और सोनू का क्या? सर वो दोनों तो घर ही नहीं आए। ये विशाल महेश का अच्छा दोस्त है ना, वो उसको मिलने गया था क्या? पता करो इस दौरान विशाल ने महेश को कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की थी? मैंने प्रीति की सारी डिटेल्स चेक की। काफ़ी खुशहाल परिवार है सर, और प्रीति की प्रेगनेंसी भी नॉर्मल थी। सर प्रीति के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रीति का फ़ोन क्लिनिक के पास बंद हुआ था। सर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। प्रीति वापस आते हुए दिखाई दे रही है। सभी औरतें नॉर्मल थी, परेशानी की कोई बात नहीं थी, और फिर सब गायब हो जाती है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये हो क्या रहा है? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर नारेबाजी चल रही है, लगता है एनजीओ वाले हैं। ये तो होना ही था। बिना सच्चाई जाने एक दूसरे की कमियां निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। इस केस ने पूरे शहर को सकते में ला दिया था।
पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे थे। मीडिया में खबरें चल रही थीं कि औरतें अब दिन में भी बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं करती हैं। 5 औरतें मिसिंग थी, जिनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई थी। तो बाकी की 4 औरतों की किस्मत में क्या लिखा था? पुलिस के ऊपर प्रशासन से जल्द इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर था, लेकिन पुलिस करती भी तो क्या? हर क्लू डेड एंड तक पहुंच रहा था और ऐसे में पुलिस ने फ्रंट से लड़ने की सोची। पुलिस ने ना सिर्फ सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी, बल्कि किसी को भी घर जाने की परमिशन नहीं थी। 24/7 बस पुलिस काम पर लगी थी, क्योंकि हर हाल में इस केस को सॉल्व करना था। और इसका नतीजा ये हुआ कि उम्मीद की एक किरण दिखी और पुलिस को ऑटो ड्राइवर मिला, जिसने बताया कि उसने राधा और शिल्पी को उस दिन कहाँ छोड़ा था। सारा जंगल सर्च करो। क्या हुआ? लाश कहाँ पे? चलिए दिखाइए, चलिए। 2 रात पहले मेरा मंगलसूत्र खो गया था, ढूंढने आई थी पर मिला नहीं था। 2 दिन बहुत बारिश चल रही थी तो मैं आई नहीं। आज सूरज निकला है तो मैं आ गई, तो आई तो मैंने ये देखा, ये सर। खुदो आराम से वहां से खोदो, बस वहां खोदो, चलो। सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई साइंस नहीं है, पर इन तीनों को किसी भारी चीज से मारा गया है, सर पर। आसपास अच्छे से चेक करो, हो सकता है मर्डर वेपन भी मिल जाए। सर मुझे लगता है किसी सीरियल किलर का काम है। पहले गायत्री को मारा और अब इन तीनों को। नहीं शिरके, इन तीनों को मारने का तरीका अलग है। गायत्री को अफीम देके नशे की हालत में गला दबा के मारा गया और उसे एक छोटे से गड्ढे में दफनाने की कोशिश की गई। इसका मतलब कातिल अलग अलग है। लग तो ऐसे। सर कहीं नंदिनी तो नहीं? नंदिनी और राधा की हमेशा लड़ाई होती थी। हो सकता है कि नंदिनी ने राधा का मर्डर किया और साथ ही साथ इन दोनों को मार दिया। कोलेटरल डैमेज। नहीं शिरके, ये काम नंदिनी के अकेले के बस का नहीं है और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये तीनों किसी स्कैम के शिकार हैं। महेश भोयर को ढूंढो, जादू टोना करता ना वो, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और परिवार वालों को इन्फॉर्म करो। सर। आओ सर, विशाल अपने आपसे मिलने आया। महेश, ये पैसे डबल करने वाली स्कीम आपके पास कब लाया था? हफ्ता 10 दिन पहले घर पे आया था सर। मुझे उसके बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं, पहले से नहीं। उसके स्कीम पे तो नहीं था, मैंने इसलिए उसको हकल लिया। मैं बोला यार तू जहाँ कुछ भी बोलता है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि उन्हें मेरे बीबी को मना लिया होगा, क्योंकि वो बहुत प्रभावित थी उनके वो किस्से कारनामों से। वो टीवी पे दिखाते ना। और 2 साल से मुझे काम भी नहीं था, घर पे था मैं। उसको पैसे की जरूरत थी और इसलिए सुप्रिया ने अपने बाबा से पैसे लेके डबल करने के लिए महेश को दे दिए। हाँ शायद हो सकता है, नहीं तो वो अकेली जंगल में क्यों जाती। ठीक है, आप अभी जाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाते। शिरके, हो सकता है महेश का इन सब क्राइम से कनेक्शन हो, वो भी जंगल में ही रहता है। हो सकता है सर। और सर मुझे लगता है कि नंदिनी भी विक्टिम है और वो हमें सोनू और महेश की लोकेशन बताने के लिए तैयार है, जहां वो सोनू से मिलने गई थी। गुड, कल सुबह सबसे पहले महेश से मिलते हैं। सर, जहाँ पे हमें राधा की लाश मिली थी वहाँ पे हमने और खोदा तो हमें एक आयरन रॉड मिला है जिसपे खून के निशान लगे हुए थे। हमने उस रॉड को फोरेंसिक्स में भेज दिया है। लेट्स होप उस रॉड पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हैं।
महेश, चुपचाप बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। प्रभात कॉलोनी की 3 औरतों के मर्डर के लिए पुलिस सस्पेक्ट महेश भोईर को मान रही है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही महेश भोईर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए फेमस है। ये अपने बेटे सोनू के साथ कई चमत्कार दिखा चुके हैं। ये खबर लीक कैसे हुई? जिसने भी ये खबर लीक की है ना, उसको सस्पेंड कर दूंगा मैं। कटे, जरा आसपास देखो। सर। हाँ शिरके। सर, अंदर कोई नहीं है। लगता है महेश भाग गया। भाग ही जाएगा। सारे न्यूज चैनल पे उसकी खबर चल रही है। सारा एरिया सर्च करो। सर, हम रेशनल सोसाइटी से हैं और सर मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन सोसाइटी से हूँ। सर, हम जादू टोना करने वालों और स्कैम करने वालों का पर्दाफाश करते हैं। और जिसे आप ढूंढ रहे हैं महेश भोईर, वो एक ढोंगी है। तुम लोग मेरे चमत्कारों को छलावा कह रहे हो। अगर ये बात पब्लिक को पता चली ना, पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? और अगर सोच यही बात पब्लिक को पता चली, अर्जु, ये एक कढ़ाई के नीचे तूने दूसरी कढ़ाई लगा रखी है और इसके बीच में लकड़ी का पट्टा, जिससे उसे गर्मी महसूस ना हो। और ये पानी गर्म नहीं है जिसपे तो अपने बेटे को बिठाता है, ये गुनगुना पानी है। बताऊं कैसे? अरे अरे क्या कर रहे हो? चुप। और ये एयर पंप की मदद से पानी में बुलबुले आते हैं। अब सोच जनता तेरा क्या आश्रय करेगी। अब ये तुम ढोंग नहीं करोगे, वरना तुम्हारी इस सर्च को हम पब्लिक के सामने ले आएंगे। थैंक यू। मुझे हमेशा लगता था कि ये बाप बेटा मिलकर ढोंग कर रहे हैं और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आपको संपर्क करेंगे। तृप्ति, अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करो। सर। ये बाप बेटा मुझे हर हाल में चाहिए। सर। हेलो, क्या? ठीक है सर। हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली है। सर, इधर अंदर। ये हटाओ, पत्ते हटाओ। प्रीति शर्मा? सर, लगता है इसका भी गला दबा के मारा गया है। ठीक वैसे ही जैसे गायत्री को मारा था। वो जूस का पैकेट कहीं आसपास मिलता है क्या? देखो सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को इन्फॉर्म करो। मैं तो मेरे पोती का इंतजार कर रही थी। अब ऐसा कभी नहीं हो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सरिता को कैसे पता कि प्रीति को लड़की होने वाली थी? वो कह रही थी कि वो अपनी पोती का इंतजार कर रही थी। ऐसा तो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है। सर, यू मीन टू से दैट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट? पता करो इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करवाता है, या फिर कहीं ये जानकारी क्लिनिक में से तो किसी ने उन्हें नहीं दी। सर, जहाँ पे हमें प्रीति की बॉडी मिली थी वहाँ से कुछ दूरी पर हमें जूस का पैकेट मिला है। हमने उसे फोरेंसिक में भेज दिया है। आई एम श्योर उस जूस के पैकेट में और प्रीति के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस मिलेंगे। सर, महेश के लोकेशन का पता चल गया है। दूसरी टीम उसे लेके आ रही है। साहब जाने दो मुझे, साहब जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तू भाग क्यों रहा था? साहब, न्यूज से पता चला कि आप लोगों को मेरे पे ही शक है। मैं रहता जंगल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन 3 औरतों को मारा है। और राधा तो मेरी वही नहीं थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? गायत्री और प्रीति? कौन गायत्री, कौन प्रीति? मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता साहब। सर, एक बात बता, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे आ गए? गायत्री की तरह राधा, शिल्पी और सुप्रिया की बॉडी में भी अफीम के ट्रेसेस मिले। अब बोल। साहब, मुझे उन तीनों को पैसे लौटाने पड़ते या तो उनका मुंह बंद करना पड़ता है, इसलिए उनको मारना मेरे लिए आसान था साहब। सबको कन्विंस कैसे किया पैसे देने? शिल्पी वही नहीं तुरंत मान गई। उसने मुझे अपने जेवर लाकर दिए डबल करवाने के लिए, और वही दिखा के मैंने राधा वहीनी को भी मना लिया। तो इसीलिए राधा ने शिल्पी के जेवर बेच दिए, ये समझ के कि वो एक गिफ्ट था।
और बाद में उसने अपने जेवर भी भेज दिए। नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस राधा वहिनी ने 3 लाख रुपए ला कर दिए। सुप्रिया को क्या झंसा दिया? उसको मनाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने खुद आकर मुझे 2 लाख रुपए दिए। और जब वो डबल ट्रिपल के लिए मेरे पीछे पड़ी तो मुझे लगा मैं फंस गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं इन तीनों को मार दूंगा। आप लोगों ने जो कैश और जेवर दिया था वो इन सब इन्हीं गड्ढों में है। अब आपको इन गड्ढों में बैठना है और ध्यान करना है। जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपका डबल ट्रिपल जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ये लो, लीजिए। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ये शरबत आपको पीना है। तो तुमने उन्हें अफीम पिलाई? हाँ सर, शरबत में मिला के ताकि उनको नशा हो जाए और वो अपना बचाव नहीं कर पाए। तो तुम्हारे बेटे ने भी मदद की होगी ये सब करने में? नहीं नहीं साहब, नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। गायत्री पाटिल और प्रीति शर्मा, इन दोनों को भी पैसों का लालच दिया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सच में मैं इन दोनों को नहीं जानता। झूठ बोलता है? हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जहाँ मैंने 3 मर्डर कबूल किए वहाँ और 2 करने में क्या दिक्कत है? महेश भोईर लोगों की भावनाओं और पैसों की चाहत को अपने काम के लिए यूज करता था, और यही नहीं, वो कातिल भी था। इस बीच सोनू को एक एनजीओ की देखरेख में रखा गया। खबरियों के नेटवर्क से पुलिस को उस मेडिकल असिस्टेंट के बारे में पता चला जिसने प्रीति के बच्चे का इल्लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया था। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे सरिता ने प्रीति के काढ़े में कुछ मिलाया था जिसे राहिल ने प्रीति को पिलाया था। जब प्रीति की सोनोग्राफी हुई वो होश में नहीं थी। पुलिस ने सरिता और उस मेडिकल असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक था कि कहीं सरिता ने ही तो प्रीति को नहीं मारा, लेकिन गायत्री को भी वैसे ही मारा गया था और सरिता और गायत्री का कोई कनेक्शन नहीं था। तो क्या महेश झूठ बोल रहा था? पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो 3 मर्डर केस सॉल्व कर चुकी थी और इन 2 मर्डर केस को उन्हें हर हाल में सॉल्व करना था। शिर्के, गायत्री और प्रीति को मारने का तरीका सेम है। प्रीति के गले पे भी कपड़े के स्ट्रैंड्स मिले हैं। एक बात तो तय है, दोनों का कातिल एक है। वो बैग किसका है? क्या है उसमें? अरे सर, वो महेश के टेंट में जब रेड मारी थी तो ये कुछ सामान मिला था। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही खाने पीने की चीज़ है। सर शायद ये तांबे ने रखा है यहाँ पर। करडे, हटाओ इसको यहाँ से। एक मिनट दिखाओ। मिल गया। ये जूस मुझे पसंद है और भी 100 लोगों को पसंद होगा। क्या वो सब कातिल है? बात तुम्हारी सही है सुनो, लेकिन उन 100 लोगों के पास वो गमछा नहीं है जिसके धागे प्रीति और गायत्री के गले पे मिले। वो गमछा सिर्फ तुम्हारे पास है। ये गमछा आपने चुराया था? गमछा चुराया नहीं बेटा, उधार लिया था। अब ये चोर पुलिस खेलने का वक्त खत्म हुआ। अब बता दो। मैं स्कूल में ट्रिक्स करता था। मैं अपने क्लासमेट्स के फ़ोन, टिफ़िन छुपाया करता था और फिर उनसे कहता था कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि वो सब सामान कहाँ पर है, और फिर मैं उन्हें उस जगह ले जाता था जहाँ मैं वो सब सामान छुपा कर रखता था। सब बच्चे मुझे पहचानने लगे थे, सब मेरी तारीफ करने लगे थे और हमेशा से मुझे यही सब चाहिए था। गायत्री टीचर को सब कुछ पता चल गया और फिर उन्होंने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से जाकर कर दी। फिर उन्होंने मुझे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। मेरे मम्मी ने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर उन्होंने मुझे स्कूल में वापस लिया ही नहीं। 2 महीने हो चुके थे तब मैंने फैसला किया कि अब मैं बदला लूंगा। गायत्री मैम। सोनू तुम यहाँ? मैम आई एम सॉरी मैम, मैंने जो कुछ भी किया ना उसका पछतावा है मुझे,
और अब मैं बदल गया हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोनू, बट मैं तुम्हें वापस स्कूल में नहीं ले सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं मैम, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं प्रिंसिपल सर से भी जाके माफ़ी मांगूंगा। मैम मैंने आपके लिए कुछ लाया है, ये लीजिए मैम। अरे नहीं नहीं मैम लीजिए प्लीज। मैम अगर आपने ये नहीं लिया ना तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। प्लीज़ मैम। ठीक है। सोनू, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितने बदल गए हो। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मैम। मैंने एक सुनसान जगह पर पहले से ही गड्ढा कर रखा था। मैं उन्हें वहाँ ऑटो से ले गया और ऑटो ड्राइवर को कहा कि ये मेरी बहन है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा मैंने इस गमछे से उनका गला घोट दिया। जूस में जो अफीम मिलाई थी कहाँ से मिली तुम्हें? बाबा के पास वो हमेशा रहती थी, मैंने उनसे ही चुराई थी। मुझे डर था कि कहीं मर्डर का इल्ज़ाम मुझ पर ना लग जाए, इसलिए बाबा जब घर छोड़ के चले गए तब मैं भी उनके साथ चला गया। प्रीति को क्यों मारा? उसकी सास ने बोला था मारने के लिए। एक दिन राहिल बाबा से मिलने आया था पर बाबा घर पे नहीं थे, तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहता है। हमारे पास तो दिव्य शक्ति है, कुछ ऐसा करो ना जिससे प्रीति को बेटी की जगह बेटा हो जाए। हम ये सब नहीं करते, ये प्रकृति के खिलाफ है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लड़का ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे प्रीति को मारना पड़ेगा ताकि मैं किसी और से शादी करके लड़का पैदा कर सकूं। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो क्या फायदा? तुम ही कुछ उपाय बताओ ना। एक उपाय है, मैं प्रीति को तुम्हारे जिंदगी से दूर कर सकता हूँ ताकि तुम बिना किसी परेशानी के दूसरे लड़के के साथ शादी कर सकते हो। लेकिन इस काम के 50,000 लगेंगे। और वो मान गया? उसने मुझे एडवांस पैसे दिए थे। मैंने उससे कहा कि प्रीति जैसे ही क्लिनिक के बाहर आए उसे वो जूस पीने के लिए कह देना, और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे ही प्रीति क्लिनिक के बाहर आई, ऑटो ढूंढ रही थी तो उसे अचानक चक्कर आने लगी और फिर मैं उसको मदद करने के लिए चला गया। फिर वापस मैंने ऑटो वाले को वही कहा कि ये मेरी बहन है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाईवे पे ले जाके तुमने उसकी हत्या कर दी। महेश इन दोनों मर्डर्स के बारे में जानता था? नहीं, क्योंकि मैंने जो पैसे प्रीति को मारने के लिए लिए थे वो बाबा छीन लेते, इसलिए मैंने उन्हें नहीं कहा। प्रीति के पति को अरेस्ट करो। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि सारी दुनिया हमारे फिंगर टिप्स पर होती है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए वो कहीं भी बैठे बैठे अपने फ़ोन से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि इंसान अपनी बढ़ती ज़रूरतों के आगे घुटने टेक देता है। पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए जो लोग आपको कम समय में पैसा डबल या ट्रिपल करने का झांसा देते हैं, अगर वाकई में ये सच होता तो क्या वो खुद करोड़पति नहीं बन जाते? इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। एक मिनट मुझे कौन सा रोल करना है, राजेश का? हाँ आकाश जी। यार अभिषेक, इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ब्रो। लाइक रेगुलर क्राइम है।
मर्डर हो रहा है, वो भी 60 साल के बुड्ढे का। नया क्या इसमें? मुझे कॉमर्शियल सिनेमा करना है यार, लाइक रोमांटिक सॉन्ग हो, फाइट सीक्वेंस हो, ग्रीस प्राग का लोकेशन हो। इस कहानी में कुछ स्कोप नहीं है यार। मैं मानता हूँ कि कमर्शियल नहीं है, पर ये परफॉर्मेंस बेस्ड है सर। इतने सालों से परफॉर्मेंस ही तो कर रहा हूँ यार। और बाय द वे, ऐसा क्या है इस कहानी में जो ऑडियंस देखेगी? इस स्क्रिप्ट की वजह से। देखिए सर, ये डेथ इस परिवार में पहली डेथ नहीं थी और पूरी दुनिया इस केस को लेकर हैरान थी। सब लोग जानना चाहते थे कि क्यों हुआ। हम इस फिल्म में उन्हें ये बताएंगे जो उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। सब लोगों को लगता है कि एक इंसान की कहानी है, और असल में तो ये कुछ और ही है, और यही चीज माइंड ब्लोइंग है सर। अब एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, सुनो। कहानी शुरू होती है एक इंसान के जुनून से और खत्म होती है एक इंसान के सनक पे। हर कहानी के कई आयाम होते हैं और उन कहानियों को देखने के सभी के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। आज का ये केस दर्शाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में दिन प्रतिदिन कई सारी परेशानियों का सामना करता है। कई बार इनका बोझ इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग इससे उभर ही नहीं पाते और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, जिससे जुर्म को पनपने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। दिल्ली में घटी इस घटना ने सबको चौंका दिया था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस जुर्म के जरिए अपराध के घने तूफान ने दस्तक दी थी, जो कि दिल्ली के रहवासियों, पुलिस प्रशासन और यहां तक कि पूरे देश को अपने जुर्म के तरीके से झकझोर के रख देने वाली थी। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे जुर्म की कहानी जो ना कभी किसी ने देखी होगी, ना सुनी होगी और ना ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। यह केस अपने आप में इतना भयंकर था कि जिसने भी अपराध का वो दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। ये भाई खाता देख रहे हो बन रहा? आज तक इसमें मुनाफा लिखता रहा, आज तुम्हारी वजह से नुकसान लिखना पड़ रहा है। बाबूजी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके सारे नुकसान भर दूंगा। मुझे एक आखिरी बार क्रेडिट पे माल दे दीजिए, वरना ये ठेका मेरे हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी मैंने इसके लिए बाजार से कर्जा उठाया है, बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। ये सब पहले सोचना चाहिए था। तुम किसी और से बात कर लो, मैं माल नहीं दे पाऊंगा भाई। बाबूजी ये सही नहीं है। राजेश भाई आप क्यों नहीं समझाते? बाबूजी ने ना बोल दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए बलराम जी यहाँ से। मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, बाबूजी को पिता समान माना है मैंने। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबूजी कॉन्ट्रैक्टर आदमी है, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ऐसे लोगों से पंगा लेना ठीक होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, यमराज में जादू चलता है मेरा। अरे हमें मौत भी तो हमें तब आएगी जब हम आज्ञा देंगे। सुन, ये आज की जो बातें हैं ना, वो भी बही खाते में लिख देना। जरूर नहीं कि बही खाते में सिर्फ हिसाब ही लिखे, वो बातें भी लिखी जाती है जो हमें सीख दे, समझा? बिलाल, वो जगदीश का टिफिन लाया? नहीं बाबूजी, वो गीता भाभी ने सिर्फ आपके लिए खाना भेजा है। तो ये मैं जगदीश को देता हूँ और तू घर जाके दूसरा खाना लेके आ मेरे लिए। ये गीता भी ना काम चोर हो गई है। ले बाबूजी, मुझे लगा आप भूल गए। 4 साल से भूला हूँ कभी नहीं बाबूजी। और खाना लगे तो गोडाउन से आके ले लेना। जी जी बाबूजी। बाबूजी मैं आज यहाँ से फैसला करके जाऊंगा। आप जो अपनी मनमानी करते आ रहे हैं ना, वो नहीं चलेगी। सबकी जिंदगी नरक बना के रखी है आपने। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तिनका तिनका जोड़ के मैंने ये घर बनाया और तुम इन सबकी खुशियों को डस रहे हो। कुसुम नाक को जन्म दिया है तुमने। माँ को क्या सुना रहे हैं आप? जिंदगी और परिवार तिनको से नहीं बाबूजी, रिश्तों से बनते हैं। नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। और वो गीता, उसको पार्लर खोलना था, कुछ करने दिया आपने? अब जेठ जी मुझे इस सब में आप क्यों घसीट रहे हैं? अरे बोलो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा।
मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों किचन में लगी रहती हो? माना कि तुम खाना अच्छा बनाती हो, इसका मतलब घर के सारे काम तुम करोगी। बस हो गया तेरे भैया, बस। देखो बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब होती तो हो जाए, कल का मरे या आज मर जाए, लेकिन इतनी आसानी से मरेगा नहीं है। अगर मैं नाग हूं ना तो ये अजगर है, सबको निकल के जाएगा। भैया बस, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं। देख लिया कैसे तिनको से घर बनाया आपने। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई पे हाथ उठा रहा है। जब इसे शर्म नहीं रही तो मैं क्यों शर्म करूं? मां पूछे शरीफ आदमी से कि दामिनी कौन है। पूछ मां। कुछ नहीं मिलेगा किसी को। मैं सब कुछ बिलाल के नाम कर रहा हूं। राजेश धक्के मारकर बाहर निकाल दे इसे। दोबारा इस घर में नजर नहीं आना चाहिए ये। ये दामिनी कौन है? कितनी बार कहा है मेरे निजी मामलों में मत बोला करो। और जो सोचना है सोचो। कहाँ जा रहे हो? उस दामिनी के पास? इस नर्क से दूर आज मैं गोडाउन में सोऊंगा। राजेश 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 क्या हो रहा है आपको? अब ठीक है ना? मनोज भैया, राजेश बेटा, राजेश क्या लगता है माथुर? मैडम हादसा भी हो सकता है और मर्डर भी। वैसे एक बात पता चली, इनका एक नौकर है बिलाल, जो यहाँ गोडाउन में ही सोता था, लेकिन आज रात नहीं सोया। बुलाओ इस बिलाल को और प्रताप वर्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। क्या करते थे, किसी से कोई दुश्मनी, क्या उनकी दिनचर्या, सब कुछ। बाबूजी बहुत अच्छे थे, परिवार की डोर थे जिसने सबको बांध रखा था, पर अब ये परिवार बिखर जाएगा। आप कुछ बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? इतनी रात को प्रताप जी गोडाउन में क्या कर रहे थे? क्या वो वहीं सोते थे? नहीं, भाऊजी घर में ही सोते थे। कल रात वहाँ क्यों थे पता नहीं। राजेश को कॉल आया गोडाउन में आग लगने के बारे में, तो वो गोडाउन की तरफ तुरंत भागा। हमें निशानी बताया तो हम सब वहाँ पहुँचे। आपकी फैमिली पिक्चर में ये कौन है? मैम ये बाबूजी के सबसे बड़े बेटे धीरज है, वो बैंगलोर में रहते हैं। क्रियाक्रम के लिए नहीं है जी, उन्हें फोन किया है, वो आज तक पहुंच जाएंगे। क्या आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रताप जी ने कमिट किया? नहीं मैम, दादाजी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, और गोडाउन में आग लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने गोडाउन से बहुत प्यार करते थे। मैडम वो कल मैं अपने दोस्त के घर पे सोने चला गया था। कल ही क्यों? तो कल बाबूजी के घर में झगड़ा हो गया था। राजेश साहब ने बोला था कि कहीं और जाने के लिए, और बोला था मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस बुला लेंगे। कैसा झगड़ा? मैं सब कुछ बिलाल के नाम कर रहा हूँ। राजेश धक्के मारकर बाहर निकाल दे इसे। दोबारा इस घर में दिखना नहीं चाहिए। मैडम प्रताप वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स, मौत सफोकेशन से हुई। बॉडी पे कोई पेट्रोल या केरोसिन के ट्रेसेस मिले? बॉडी पे तो नहीं मिले मैडम, लेकिन केरोसिन गोडाउन में रखा रहता था, साफ सफाई के लिए रखते थे। फिर तो ये हादसा भी हो सकता है। और अगर हादसा नहीं है तो फिर कोई लूज वायर, शॉर्ट सर्किट, या फिर जानबूझकर किसी ने आग लगाई। मैम मैं धीरज वर्मा, प्रताप वर्मा मेरे बाबूजी थे। आपके नौकर बिलाल ने बताया कि उस रात आपके घर में कोई झगड़ा हुआ था। जी हुआ था, लेकिन वो 3 सालों से चल रहा है। मैं अपना हिस्सा मांग रहा था बस। जो उन्होंने बिलाल को देने को कह दिया, वो भी कल, जो पिछले 3 सालों से नहीं कहा था, राइट? आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने अपने बाबूजी को मार डाला इस डर से कि वो बिलाल को सारी प्रॉपर्टी ना दे दें? देखिए माना हमारे विचार नहीं मिलते थे, वो नाराज थे मुझसे, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। दामिनी कौन है? और दामिनी कैसी हो? एकदम अच्छी। चले? चलो। वो 3 महीने पुरानी बात है। आपको क्या लगता है कि आपके फादर का सचमुच दामिनी के साथ अफेयर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बात बस मेरे मुंह से गुस्से में निकल गई। मैम हम वो बलराम ठाकुर के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहते हैं। कौन है बलराम ठाकुर? ठेकेदार है, बाबूजी से अक्सर उधारी पे माल दिया करते थे। हाल फिलहाल में मना कर दिया था तो वो नाराज था और उसे धमकी दी थी।
जितना पूछा जाए उतने का जवाब दे। 12 फरवरी की रात को तू कहाँ था? प्रताप वर्मा को धमकी दी थी ना तूने? मैडम गुस्से में सिर्फ उनको धमकी दी थी, लेकिन मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, अपने पिता के जैसा मानता था मैं उनको। मैं ठेकेदार उनकी वजह से बना, यकीन मानिए मैडम। मैं कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैडम बलराम का कॉल लोकेशन पूरी रात उसके घर पे ही था। कॉन्ट्रैक्टर इतना दिमाग तो लगाएगा ही, कौन घर पे छोड़ के जा सकता है? और मैडम ये धीरज वर्मा, प्रताप वर्मा का बड़ा बेटा, हादसे वाली रात ये दिल्ली में ही था, झगड़े के बाद बेंगलोर गया ही नहीं। अरे मानसी, ये कैसे कपड़े पहन के कॉलेज जा रही है? मम्मी, कॉलेज ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं ना। पहले दादाजी रोक टोक करते थे, अब प्लीज आप मत शुरू हो जाइएगा। मैं तो बोलती हूँ आप भी जाके ना अपना हिस्सा लो और पार्लर वार्लर खोलो। मम्मा थोड़ा खुल के जियो, कब तक ऐसे किचन में खाना बनाती रहोगे? चलो बाय। हाँ बाय। ये प्रताप वर्मा की बैंक स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 45,000 रुपये ट्रांसफर हुए पिछले 3 महीने से, राइट? यस। क्यों? प्रताप जी, मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप वो स्टोरी पढ़ के देखिए। अगर उस पर फिल्म बनेगी ना तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। बस 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 3 करोड़ दूंगा, लेकिन फिल्म मेरी लाइफ पे बननी चाहिए। हीरोइन मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है प्रताप जी, आप मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, मैं उसके ऊपर बुक लिखती हूँ। बुक को पब्लिश करते हैं और उसको फेमस करते हैं, फिर उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। मेरी लाइफ पे बुक? दामिनी, एक बुक कम पड़ेगी। हेमराज पर जादू चलता है मेरा। अरे हमें मौत भी तो हमें तब आएगी जब हम आज्ञा देंगे। ये दामिनी सच बोल रही है, काफी कुछ लिख रखा है उसने प्रताप वर्मा के बारे में। और मैडम ये धीरज वर्मा जिस होटल में रुका था वहाँ मैंने पूछताछ की, पूरी रात होटल में ही था। मैंने होटल के CCTV भी चेक किए, लेकिन वो मेन डोर से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो फिर उसने हमसे ये बात क्यों छुपी? पूछा मैंने उससे, तो कहने लगा कि बाप के मरने का सदमा था, इसलिए बताना भूल गया। क्या बकवास है। उस बलराम के खिलाफ कुछ मिला? नहीं मैडम, लगता है ये हादसा ही था। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो। ओके मैडम। क्लोजर रिपोर्ट? लेकिन केस तो क्लियर है कि मर्डर है। पर ये तो सिर्फ ऑडियंस को दिख रहा है ना सर। तो फिर पक्का उस धीरज ने किया होगा, राइट? बलराम भी तो हो सकता है, या फिर बिलाल। सर आपका शॉट रेडी। हाँ, डायरेक्टर को बोलो दूसरा सीन लगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या नाम था उसका? बिलाल। बिलाल, राइट? तो बिलाल ने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाया होगा। असली कहानी यहीं से शुरू होती है सर, और यहीं से आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। ओके, अब हम चलते हैं 1.5 साल बाद। राजेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इस गोडाउन पे मेरा भी उतना ही हक है। मुझे खरीदी के दाम पे सामान चाहिए। आपको तो ठेकेदार बनना था, बाबूजी के गोडाउन पर नहीं बैठना था। तो दूसरे ठेकेदार जैसे मेहनत करके आगे बढ़िए। मैं पढ़ सकता हूँ, तू जाके चाय लेके आ। तू बलराम को उधारी दे सकते हो, हमें उधारी नहीं दे सकते। बाबूजी ने बोला बलराम के साथ व्यवहार करने को। मनोज, राजेश, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, हम लोग बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी से पूछिए, बाबूजी से साइनिंग अथॉरिटी बना के गए, अब ये कुंडली मार के बैठे उस पे। देख राजेश, तू यहाँ सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, मालिक नहीं है यहाँ का। बंटवारा तो लीगली होना ही चाहिए। देखो, आपस में समझ बूझ के कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। भाई भाई कोर्ट कचहरी में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी की? ना मानसी 2 साल से डेट कर रहे हैं यार, एक बार किस भी नहीं कर सकता।
बस 8 महीने, उसके बाद ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, छाया दीदी की भी शादी हो जाएगी, फिर ना हम दोनों शादी कर लेंगे। तुझे ना सिर्फ लगता है तेरे दादाजी के जाने के बाद में तू आज़ाद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना तेरे दिमाग में अब भी है, उनके जो आदर्श है ना ये सब तेरे खून में है। और कौन कहता है कि जब शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सब करने से प्यार और मजबूत होता है। देख ऋषभ, अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है ना तो तू कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरे साथ ये सारी चीजें शादी से पहले तो नहीं करने वाली। अरे सॉरी मैं मजाक कर रहा था यार। ये तो चलेगा ना? चलेगा ये। एक और बैग बनाओ। गया। शाबाश। एक सेकंड। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा था। एक पैक में चढ़ गई क्या? चीयर्स। गीता पीछे हटो। पानी लाना जल्दी, जल्दी आइए। हटो पीछे हटो तुम लोग, पीछे हटो। वो तो बाबूजी की फोटो गिरने की आवाज से मेरी नींद खुल गई, नहीं तो पूरा घर जल जाता। राजेश क्या हुआ तुम्हें? राजेश जल्दी देखो तो क्या हुआ है? बेटा कुछ बोली नहीं है। देख बेटा ये क्या हुआ? राजेश उठो। हेलो ऋषभ, मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अरे बाबा मानसी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, तुम्हारे सोने के बाद में मैं तुरंत वहां से चला गया था। जो मार्क की तुम बात कर रही हो ना, हो सकता है तुमने शायद से स्क्रैच कर लिया हो, तुम्हारी नाखून के निशान हो सकता है कि नींद में तुम शायद गिर गई होगी बेड से, इसीलिए दुख रहा होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है मानसी। मैं क्यों करूंगा ये सब? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमें बाबूजी का धन्यवाद करना होगा, उन्होंने हमारी जान बचाई। वो मेरे सपने में आए और बोले माता की चौकी रखने को, परिवार के लिए अच्छा होगा। धीरज भैया को भी बोलने को बोला। चोरी हो गई, मेरे अलमारी से सब जेवर गायब है। जेवर? वो जो छाया की शादी के लिए लाए थे वो? हाँ। हे भगवान, अब छाया की शादी कैसे होगी? नंदिनी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। अरे लेकिन आखिर ये चोर हमारे घर में घुसा कैसे? ये ना बिल्कुल सेफ नहीं है, हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर लेंगे। हाँ, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं गीता, आइंदा से लॉक ठीक से लगाएंगे बस। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें घर पे पूजा रखनी होगी। घर पे सब अशुभ हो रहा है। बच्ची
ये सब बाबूजी के आशीर्वाद का कमाल है। उनका अधूरा काम हमें पूरा करना है अब। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सकीना। पासपोर्ट की अर्जी दे दी? हाँ दे दी। बहुत अच्छे। बस सकीना एक आखिरी काम बचा है, उसको पूरा करके हज पे चले जाएंगे। सारे गुनाहों से तौबा करके अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। हाँ, बस कुछ ही महीनों की बात है। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। माँ जी ने डिसाइड किया है कि बंटवारा कर लिया जाए। ये तो अच्छी बात है। माँ, मैं तो सोच रहा था कि आप बाबूजी की तरह बंटवारे के खिलाफ नहीं हूँ, और वैसे भी बंटवारे के बाद भी सभी बच्चे मेरे एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारे बाबूजी तो अब रहे नहीं। 5 हिस्से लगेंगे। गोडाउन किसके हिस्से जाएगी, मकान किसके हिस्से जाएगा, जमीन किसके हिस्से जाएगी? आप सब जल्दी चलिए, पापा को कुछ हो गया। अरे वहां नहीं, बाबूजी के कमरे में। क्या बात है कुसुम, मैंने आंखें क्या मींची, तुमने बंटवारा करना शुरू कर दिया। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। ऐसे क्या देख रही है कुसुम? याद है कि मनोज, जब गीता तुझसे तंग आकर चली गई थी, तुझसे मनाकर कौन लाया था? मैं। और नंदिनी, तेरे पति से तलाक दिलाकर क्या मैंने कोई गलत किया? बोल। शराब पीकर तुझे मारता था, दूसरी औरत पाल रखी थी उसने। माँ, क्या ये सच है? आपको किसने मारा? आग किसने लगाई? बताइए ना। अब उन बातों में जाकर क्या फायदा? फिलहाल इस परिवार को एक साथ बांधे रखना है और सारी विपदाओं को खत्म करना है। इसके लिए हमें एक होना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। गीता, मेरी वाली कड़क चाय बना, आज चाय पीने का दिल कर रहा है। गीता, देखा तुमने? राजेश ने नया नाटक लगा रखा है। अच्छा खासा माँ बंटवारा करने वाली थी। मुझे तो लगता है राजेश ये सब पावर हाथ में लेने के लिए कर रहा है। धीरज भैया, क्या इस राजेश ने तो बाबूजी को... क्या ये मुमकिन है कि किसी जिंदा आदमी के अंदर किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आ जाए? राजेश अब घर के सभी छोटे बड़े फैसले लेने लगा था। चाहे वो किसी बच्चे को सब्जेक्ट दिलाना हो, घर में कोई सामान खरीदना हो, या फिर व्यापार का फैसला लेना हो। राजेश के द्वारा लिए गए फैसलों से परिवार का भला होने लगा, व्यापार में उन्नति होने लगी। पर क्या सच में प्रताप वर्मा की आत्मा उनकी रक्षा कर रही थी, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और थी? भाई 1.5 लाख है। और बाकी का मैं अगले हफ्ते देता हूँ आपको। क्या रे, माल देते वक्त तूने बोला था ये बहुत बड़े घर का आदमी है, चिंदी निकला ये तो। दे दूंगा ना भाई, मैं थोड़ा माल मिलेगा। भाई इतने में क्या होगा? तो एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर। और माल चाहिए ना तो पुराना हिसाब चुकता कर, उसके बाद माल मिलेगा। इसको पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। पीयूष, रोहित, बाहर जाओ। क्यों बाबा? पीयूष, जितना बोला जाए उतना किया कर। क्या हुआ बड़े पापा? तुम्हारे घर में चोरी की ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या किया जेवर का? वो बड़े पापा, मुझे किताबें खरीदनी थी, मम्मी ने मना कर दिया, मैंने इसलिए वो... कितने बेची? 10,000 में। 3 लाख का हार तूने 10,000 में बेच दिया? तू दोबारा ऐसी हरकत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बाबूजी कमल का पेमेंट आया है, मैंने हिसाब से मैं बाबूजी ऐसे क्या है इसमें? कुछ अनमोल जो मुझे यमराज से दूर रखता है। मैंने ऐसे नहीं इतनी तरक्की की। तो सुन, वो बही खाते में कमल का पेमेंट चढ़ा देना और कल जाके उसको पैसा बैंक में जमा कर देना, ठीक है? बाबूजी मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि परिवार टूटने वाला है। नहीं बाबूजी, मानिए मेरी बात, माँ कुछ नहीं करेगी, उल्टा वो सबको बढ़ावा देगी। हाँ ठीक है बाबूजी। और खाना चाहिए तो गोडाउन में आ जाना। हाँ यार वो मनोज चाचा ना चाचा चौधरी बने हुए हैं, उसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ जल्दी कर, वरना प्रणय जो तेरा हाल करेगा ना वो तूने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जो बात तूने मुझे बताई थी कि प्रणय की बाइक पर किसी ने कीचड़ उछाला था तो उसने उसको गोली से मार दिया। हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा है, पर तू टेंशन क्यों ले रहा है? पैसा दे दे, तू इतने बड़े घर से है, तुझे क्या टेंशन है? यार वो चाचा ना गिद्ध जैसे खड़ा रहता है वहां पर। मैं कुछ करता हूँ। ये ले मैथ्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 1500। मैं 1000 ट्रांसफर करता हूँ तेरे को। यार किस बात का मेरा, तू चल दे दे 1000 रुपया। चल मैं तेरे को भेजता हूँ पैसे। हाँ बाय। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ऋषभ? हाँ खराब हो गया क्या? मानसी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। I'm प्रेग्नेंट ऋषभ, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने मेरा किया। अबे किसी और का किया हुआ पाप ना मेरे सर पे मत डाल। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तेरे खिलाफ। मामा जी मेरी बात सुनिए ना, निश्चय अच्छा लड़का है, अगर आप समझाएंगे ना मम्मी भी मान जाएगी। ठीक है, मिलवाओ उनके परिवार वालों से, शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। सच में? थैंक यू मामा जी, थैंक यू सो मच। नाना जी थैंक यू नाना जी, थैंक यू सो मच। नितेश तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सो सॉरी, मैं आती है साहब। आई एम सो सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं कॉल करी थी नितेश को। मैं चलती हूँ। नमस्ते। मानसी क्या कर रही है तू? कहाँ खोई हुई है? जा जल्दी जा, दमाद जी के लिए जो गिफ्ट के बैग्स लाए ना वो लेकर आ। जा। सॉरी वो जल्दबाजी में दिखा नहीं। अरे यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? घर में सजावट तो बहुत है, लगता है छाया की सगाई में बहुत पैसा खर्च किया है।
और मुझे देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है? अरे यार दे दूंगा ना पैसे, इतना मारे क्यों जा रहे हो? मेरे सामने इतनी बात किसी ने नहीं की आज तक, और तू पिद्दी भर का लड़का जवान चलाता मेरे सामने। कल के कल मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। तू नहीं तो वो तेरा फैंटम चाचा मनोज वर्मा, किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था छाया की सगाई होते ही एक बड़ी विपदा आएगी, और वो विपदा हमारे दरवाजे में दस्तक दे चुकी है। इसलिए एक पूजा करनी होगी। गॉड यार अभिषेक, सीरियसली तो ये कहानी माइंड ब्लोइंग है यार। अभिषेक ये कहानी मैं ही करूंगा, ये रोल मैं ही प्ले करूंगा, तुम किसी और को ये कहानी नहीं सुनाओगे। ओके। पर ऐसे कैसे यार? मैडम यहाँ आइए जल्दी। मैडम ये देखिए। मैडम कल पार्टी में फैमिली के सभी लोग थे और सभी लोग बहुत खुश थे। बिलाल कल दोपहर 1:30 बजे गोडाउन बंद करके चला गया। एक साथ इतने लोगों को मारना इम्पॉसिबल। सभी के हाथ मुंह बंधे हुए हैं। शायद राजेश वर्मा ने हाथ खोलने की कोशिश की होगी। मैडम लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, फैमिली के 10 लोगों की लाश एक साथ लटकी हुई है, लेकिन इनकी माँ कुसुम देवी की लाश अंदर बेडरूम में पड़ी हुई है। उन्हें नहीं लटकाया गया, ज़रूर इनको कुछ खिलाया पिलाया गया होगा। और ये घर के पीछे के वो पाइप, 11 पाइप, उनकी क्या स्टोरी हो सकती है? 6 के मुंह ऐसे नीचे और बाकी 5 के ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए। 6 फीमेल विक्टिम्स हैं और 5 मेल। ज़्यादातर सभी के ऑलमोस्ट एक हाथ को छोड़कर पैर ज़मीन पे टच हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पहले मारा गया है उसके बाद लटकाया गया? जो भी हो, अपने पूरे करियर में मैंने ना तो ऐसा कोई क्राइम सीन देखा ना सुना। दिमाग बना गया है। लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले आए दिन लाशें देखते रहते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन ये क्राइम सीन देखकर तो पूरी टीम का दिल दहल गया है। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। क्या तारीख है आज? 12 फरवरी। 12 फरवरी, आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि 12 फरवरी 2018 को इनके फादर प्रताप वर्मा की मौत हुई। उस घर में जब भी कुछ कांड होता था तो बहुत कन्वेंटली छुट्टी पे रहता था। रे वो लोग बोलते थे जाने के लिए, तो मैं क्या करता, नौकर आदमी हूँ। तुझे कुछ लगा नहीं कि घर में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, लेकिन वो राजेश साहब 6 महीने से कुछ अजीब अजीब हरकत करते थे, उनमें बाबूजी की आत्मा आती। बेवकूफ समझता है उनको? भूत प्रेत की कहानी सुनेगा? मैडम आपको यकीन नहीं होता तो आप राजेश साहब का वही खाता देख लीजिए, उसमें वो हर चीज़ लिखते थे। इसके पहले कुछ बोला था उसने? नहीं मैम। अच्छे से तोड़ा साले को, शुरू से हम लोगों को गुमराह करता आ रहा है। यस मैम। हाँ? मैडम मनोज की बेटी मानसी प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ मैडम, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैडम, इन लोगों के घर में पिछले 4 दिन से खाना नहीं बना था, पास के किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे थे, और कल दोपहर को सिर्फ रोटियां ऑर्डर की गई। और ये बात कौन कौन जानता था? घर वालों के अलावा शायद सिर्फ बिलाल को। ये केस है क्या माथुर को समझ में नहीं आ रहा। तो नहीं लग रहा, क्योंकि उन 2 बच्चों के अलावा बाकी सभी के पैर जमीन को टच थे। उनके घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला? मंगवाया मैडम। मैडम बिलाल कुछ बताने के लिए तैयार हुआ है। देखते हैं। मैडम वो मानसी का हुआ था। क्या मनोज भाई,
अब हमारा ही धंधा खाने लगे? ऐसा कुछ नहीं है बलराम, तुम भी धंधा करो, किसने मना किया है? पिछले 5 साल से जो टेंडर मुझे मिल रहा था इस बार आपको मिला है। मनोज भाई ये गलत है। गोडाउन के लाइसेंस पे आप सस्ते में माल उठाते हो, इसलिए आपका खर्चा कम होता है। मार्केट प्राइस पे माल मुझे उठाना पड़ता है। आपकी जितना कम दाम का टेंडर हम भर नहीं सकते। तो कहीं और टेंडर भर लो। मनोज भाई बाबूजी का लिहाज करके बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, ये काम छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पकड़िए, वरना एक ही घर में 2-2 हाथ से क्या बीतेगी परिवार पर। और सुना है आपकी बेटी अब सयानी हो गई है। प्रताप वर्मा डेथ और अभी की वर्मा फैमिली मास डेथ में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। इन दोनों ही केसेस में इतना कनेक्शन तो जरूर है माथुर। जो भी मौतें हुई हैं बहुत ही मिस्टीरियसली हुई, भले ही एविडेंस, रीजन या मोटिव क्लियर ना हो। और अगर ये मर्डर है तो इस मर्डर की प्लानिंग बहुत सटीक तरीके से की गई। मैडम धीरज का कहना है कि राजेश अपने बाबूजी की आत्मा आने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे पावर चाहिए थी। उसका कहना है कि मनोज की बीवी गीता को पहले राजेश पे भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा। और फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि बच्चों को भी लगने लगा कि राजेश के अंदर उसके बाबूजी की आत्मा आती थी। क्या बकवास बात है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास करते हो। घर के सारे लोग बच्चे थे। राजेश अपने बाबूजी को अपना भगवान मानता है, यहाँ तक कि उनके मरने का सदमा भी बर्दाश्त नहीं करता। पहले उसकी आवाज़ चले गई, फिर धीरे धीरे वो अपने बाबूजी को अपने अंदर महसूस करने लगा, बिहेव भी उनके जैसे करने लगा। वो सब कुछ अपने बाबूजी के जैसे करता था जैसे वो करते थे। हाँ मैडम, बिलाल और धीरज की बातों से तो यही लगता है। बिलाल ने कहा था ना कि राजेश कोई बही खाता लिखता। हाँ मैडम। उसे कंगाल कर। बाबूजी, आपने जो करना था वो कर चुके। अब ये जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा देनी चाहिए। बाबूजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? चुप कर, सवाल मत पूछ। भाई खाता निकाल। बाबूजी, बात क्या है? बलराम का सारा कर्जा माफ कर दूंगा और जिसका भी कर्जा है सब माफ कर दूंगा। बिलाल के नाम आधी जायदाद करूंगा, आधी कुसुम के। लेकिन बाबूजी, हम लोगों को क्या मिलेगा? बाबूजी, तू मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना, कुसुम तुझे अपने साथ रख लेगी। बाबूजी, इसे कैसे कर सकते हैं आप? मतलब राजेश ने ही अपने बाबूजी का कत्ल किया? नहीं, मैं तो बस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शायद ऐसा हुआ हो सकता है कि बलराम ने कत्ल किया हो। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बाबूजी आपके कहे अनुसार सब ठीक हो गया है, छाया की शादी है, उसको आप पर भरोसा हो गया, पर कुछ बुरी शक्तियां हमें तंग कर रही हैं। हमें शक्ति दो बाबूजी, शक्ति दो इन बुरी शक्तियों से लड़ने की। इसका क्या मतलब हो सकता है? बाबूजी के कहे अनुसार एक वट पूजा करनी होगी जिससे वो सारी बुरी शक्तियां हमसे दूर हो जाएंगी। करनी होगी, मुझे करनी होगी। वर्मा, उसके पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। ये घटना वाले दिन का है, देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी की बॉडी में से कोई भी नशीला सब्सटेंस नहीं मिला। तो क्या ये मांस ही था? मैडम, भाई खाता पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा है। उस बिलाल का कुछ पता चला? बिलाल की कॉल लोकेशन के हिसाब से वो अपने दोस्त के घर पे ही था और वर्मा हाउस के आसपास किसी सीसीटीवी में भी नहीं दिखा वो। इस बिलाल का उस रेस्टोरेंट के किसी स्टाफ के साथ कोई लेना देना? नहीं मैडम, कॉल रिकॉर्ड साफ। किसी भी स्टाफ मेंबर का या वेटर का किसी सस्पेक्ट या फैमिली मेंबर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। उस दिन रोटियां भी राजेश ने ऑर्डर की थी। ऐसे कैसे हो सकता है माधव? एक आदमी ने परिवार के सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। 11 लोग, किसी एक का भी दिमाग नहीं चला। और
कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जानना था कि ये असल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। इस कहानी की सच्चाई को कोई नहीं जान पाएगा, बस एक हॉरर स्टोरी बन के रह जाएगी। हाल फिलहाल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, मास का केस है। अनबिलीवेबल यार। प्रताप वर्मा की मौत के बाद राजेश भी खुद को उनकी मौत का यकीन नहीं दिला पाया। उसका दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके बाबूजी उसे छोड़कर इस दुनिया से कभी जा भी सकते हैं। ये एक मानसिक रोग है जो राजेश के दिमाग में विकसित हो गया था, जिसके रहते वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार बन गया और अपने बाबूजी की तरह व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे पूरा परिवार इस अंधविश्वास की चपेट में आ गया और सभी लोग राजेश के अंदर बाबूजी को देखने लगे। हमारे देश का ये सबसे चौंका देने वाला केस था, जिसने हर भारतवासी को अपने टीवी स्क्रीन से हटने नहीं दिया था। सभी इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे कि कैसे परिवार के 11 लोगों ने एक साथ मृत्यु को गले लगा लिया। क्या ये सच में खुदकुशी थी या फिर एक योजनाबद्ध सामूहिक नरसंहार? प्रताप वर्मा की एक्सीडेंटल डेथ की तरह इन 11 लोगों की मौत के केस में भी पुलिस ने मौकाए वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। विश्वास और अंधविश्वास में यही फर्क होता है। विश्वास जीना सिखाता है और अंधविश्वास का रास्ता विनाश की तरफ ले जाता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.